हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज गिरीश कुमार वन, इंग्लिश लेक्चरर इन श्री गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज विश्वनाथ रायबरेली। स्टूडेंट्स, आज हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत पार्ट्स ऑफ स्पीच का अध्ययन करेंगे। वास्तव में आज हम ये जानेंगे कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है और हम इसे पढ़ते क्यों हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक्चुअली पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ वाक्य देता हूं। सपोज दैट ये वाक्य है, मोहन इज माई फ्रेंड, ही हेल्प्स मी। ये वाक्य है। ये वाक्य बना कैसे, सेंटेंस कैसे बना है? शब्दों से मिलकर बना हुआ है। वैसे भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि स्पीच का हिस्सा, पार्ट। तो जब भी हम कुछ बोलते हैं तो वाक्य के रूप में बोलते हैं, और वाक्य कैसे बनते हैं? शब्दों से बनते हैं। तो ये जो शब्द हैं, इनका वाक्य में एक अपना महत्व है, एक अपना स्थान है। अब जैसे यही वाक्य देख लीजिए, मोहन इज माई फ्रेंड। तो इसमें देखिए एक शब्द ये है, एक शब्द ये है, एक ये है, ये। तो शब्दों से मिलकर वाक्य तो बनता है, इतना तो आप जान रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जिन शब्दों का प्रयोग इन वाक्यों में हुआ है तो आप उन शब्दों को अपने मनचाहे अनुसार यहां वहां जहां चाहे वहां रख लें। नहीं, देखिए हमने लिखा है कि वाक्य में भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग होता है। प्रत्येक शब्द का वाक्य में एक निश्चित स्थान तथा प्रयोग होता है। अब देखिए किसी भी वाक्य में ये जो भिन्न भिन्न शब्द प्रयोग किए गए हैं, उनको उनके फंक्शन के अनुसार, उनके कार्य के अनुसार सही स्थान पे और सही रूप में रखना ही ग्रामर में सिंटैक्स कहलाता है। तो इतना तो आपको पता चल गया कि किसी भी वाक्य में शब्दों को सही स्थान पे और सही रूप में रखना सिंटैक्स कहलाता है। अब आते हैं इसमें, देखिए जैसे सपोज दैट ये सेंटेंस है, राम इज गोइंग टू मार्केट। ठीक, आपको पता है ये कंप्लीट एक सेंटेंस है, लेकिन हमें ये कैसे पता कि राम जो है वो सही स्थान पे है, या जो वर्ब है ये गोइंग, ये सही रूप में प्रयोग किया गया है, ये हम कैसे जानेंगे? तो ये जो है वाक्य में शब्दों के सही प्रयोग को समझने के लिए इन शब्दों को हम 8 वर्गों में कैटेगराइज्ड कर दिए हैं, वर्गीकृत कर दिए हैं, और इन्हीं को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच या शब्द भेद कहते हैं। यानी कि यदि हम ये जानना चाहते हैं कि जो शब्द हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, सेंटेंस में प्रयोग करते हैं, वो सही स्थान पे प्रयोग हो रहा है और सही रूप में प्रयोग हो रहा है, तो इसके लिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना बहुत जरूरी है। बिना इसको समझे हम सही तरीके से वाक्य यानी सेंटेंस का निर्माण नहीं कर सकते। तो जैसा कि आपने देखा कि वाक्यों को सही रूप से, वाक्यों का सही प्रयोग समझने के लिए हम इसको 8 पार्ट में कैटेगराइज किए हैं। तो अब ये 8 पार्ट्स कौन कौन से हैं उसको जरा हम देख लें। अब देखिए यहाँ पे जैसे सपोज दैट ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब इसमें पहला जो पार्ट है वो है दैट इज नाउन, जिसको हम कहते हैं संज्ञा। सेकेंड पार्ट जो है वो प्रोनाउन है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। थर्ड पार्ट जो है ये वर्ब है, इसको हम हिंदी में कहते हैं क्रिया। फोर्थ जो पार्ट है ये है एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। फिफ्थ पार्ट जो है देखिए एडवर्ब, जिसको हम बोलते हैं क्रिया विशेषण। और सिक्स पार्ट जो है प्रीपोजिशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संबंध सूचक अव्यय। सेवेंथ पार्ट जो है दैट इज नोन एज कंजक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम संयोजक। और एट जो पार्ट है दैट इज नोन एज इंटरजेक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं विषमादिबोधक। वैसे कुछ विद्वानों ने इन ये जो 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जो 8 ये शब्द भेद हैं, इनके अलावा डिटरमाइनर को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा माना है। डिटरमाइनर के अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूटिव, ये एडजेक्टिव आता है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के अलावा क्वांटिटिव एडजेक्टिव भी आता है, और उसके अलावा आप लोगों ने आर्टिकल का नाम सुना होगा। आर्टिकल जिसमें हम ए, एन और दी का सही प्रयोग करते हैं, वो भी आता है डिटरमाइनर के अंतर्गत। लेकिन बेसिकली उस डिटरमाइनर को हम सेपरेटली अलग से पढ़ेंगे। अभी ये 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जो कैटेगरी हैं शब्दों के, उनका हम आज अध्ययन करेंगे। और आज हम इसको एक जनरल वे में, एक इंट्रोडक्शन के रूप में लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सेपरेटली नाउन को, फिर प्रोनाउन को, वर्ब को, एडजेक्टिव को, प्रीपोजिशन को, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, इन सबको हम सेपरेटली अध्ययन करेंगे। क्योंकि ये अगर हम एक साथ सब अध्ययन करेंगे तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा और थोड़ा सा समझने में कंफ्यूजन होगा। तो आज हम लोग बेसिक नॉलेज प्राप्त करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट कैटेगरी दैट इज नोन एज नाउन। नाउन
अब नाउन क्या है? नाउन यानी संज्ञा, ये एक ऐसा शब्द है, ये एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जिसको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि किसी भी व्यक्ति, जगह या वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब जरा इसको हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने कुछ सेंटेंस यहाँ पे लिखे हैं। शेक्सपियर वाज ए ड्रामेटिस्ट, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, मोहन इज टीचर, गोरखपुर इज अ बिग सिटी, और टॉमी इज माय फेवरेट डॉग। अब इसमें देखिए, ये जो डिफिनीशन है, इस डिफिनीशन के आधार पे हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये जो सेंटेंस नीचे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इसमें नाउन कौन सा है। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि संज्ञा किसी व्यक्ति, जगह अथवा वस्तु के नाम को कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला जो सेंटेंस है, शेक्सपियर वाज ए ड्रामेटिस्ट, तो इसमें जो शेक्सपियर है ये क्या है? व्यक्ति का नाम है ना, तो इसलिए ये हमारा नाउन हो गया। आप देखिए, इसमें एक शब्द और है, ड्रामेटिस्ट। ड्रामेटिस्ट नाटककार, ये भी नाउन है। लेकिन अब चूंकि ये जो डिफिनीशन है, ये डिफिनीशन थोड़ी सी अधूरी लगती है। ये तो व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम और जगह का नाम, ये तो इस डिफिनीशन के हिसाब से तय हो गया। लेकिन ये व्यक्ति कौन है, स्थान कौन सा है या वस्तु कौन सा है, ये डिसाइड नहीं हो पा रहा। इसलिए हम इस डिफिनीशन में एक लाइन और बढ़ा दे रहे हैं, जिससे कि आपका कांसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तो अब हमने इसमें जोड़ दिया, इट आल्सो शोज व्हाट अ पर्सन, प्लेस और थिंग की। अब नाउन ये भी बताता है कि कोई व्यक्ति, कोई स्थान और कोई वस्तु क्या है। अब यहाँ पे देखिए, शेक्सपियर वाज ए ड्रामेटिस्ट, तो शेक्सपियर तो क्लियर हो गया, नाउन है। अब शेक्सपियर क्या था? ड्रामेटिस्ट था, यानी कि नाटककार था। तो ये जो ड्रामेटिस्ट वर्ड है, ये भी हमारा नाउन कहलाएगा। तो इस तरीके से अब इस डिफिनीशन के अनुसार सेंटेंस नंबर 1 में शेक्सपियर और ड्रामेटिस्ट दो हमें नाउन मिले। आप देखते हैं हम जरा सेकंड सेंटेंस में, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। अब इसमें देखिए, ये गोल्ड क्या है? वस्तु का नाम है ना, तो हमारा हो गया ये नाउन। अब ये जो गोल्ड है वो क्या है? धातु है, लिक्विड है, व्यक्ति है, क्या है? तो ये एक धातु है, मेटल। तो हमने भी डिफिनीशन में बताया ना कि ये दर्शाता है कि कोई व्यक्ति, वस्तु और स्थान क्या है, तो ये मेटल है। यानी कि ये दो, इसमें गोल्ड और मेटल दो हमें नाउन मिले। अब इसी तरीके से इसमें देखिए, मोहन हो गया हमारा संज्ञा, और मोहन क्या है? टीचर है, तो ये भी हो गया हमारा संज्ञा। सेंटेंस नंबर 4 में देखिए, स्थान का नाम है गोरखपुर। अब गोरखपुर स्थान का नाम है, नाउन तो हो गया, लेकिन ये कौन सा स्थान है? गांव है, कस्बा है, शहर है, मेट्रो सिटी है, क्या है? तो यहाँ देखिए एक सिटी है, तो ये भी हमारा है, नाउन हो गया। इसी तरीके से अब यहाँ पे देखिए, टॉमी इज माय फेवरेट डॉग, टॉमी मेरा पसंदीदा कुत्ता है। अब यहाँ इस डिफिनीशन में देखिए कि व्यक्ति, जगह और वस्तु के नाम को कहते हैं। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि टॉमी जो है ना तो व्यक्ति है, ना तो वस्तु है, ना तो ये तो जानवर है। तो इस डिफिनीशन के अनुसार टॉमी तो हमारा हुआ ही नहीं नाउन, लेकिन टॉमी है हमारा नाउन। कैसे? अब यहाँ थोड़ा सा डिफिनीशन जो है हमारी आधी अधूरी है। यहाँ पे जो डिफिनीशन हमने लिखा ना, अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, हम इसको थोड़ा सा चेंज करना है। अब हमने चेंज क्या कर दिया? अ नाउन is a word used as the name of living being, place or thing. It also shows what a person, place or thing. अब ये डिफिनीशन हमारा कंप्लीट हुआ। तो इसमें देखिए, यहाँ पे हम पर्सन की जगह पे लिविंग बीइंग कर दिया, यानी कि प्राणी कर दिया। यहाँ पे देखिए, व्यक्ति की जगह पे हमने प्राणी कर दिया। तो इसके अनुसार ये जो टॉमी है, टॉमी हमारा नाउन हुआ। ठीक है, अब टॉमी हमारा नाउन हो गया। टॉमी क्या है? कुत्ता है, यानी कि ये जो डॉग है ये भी नाउन हुआ। तो इस तरीके से हम देख लिए नाउन। प्रोनाउन देखिए, यहाँ पे जरा इस वर्ड को देखिए, किसी चीज का कॉन्सेप्ट आपको समझना है। रटने वाली जो आपकी जो आदत है ना, उसको छोड़ दीजिए। आप कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, तो पूरे होल लाइफ एक एक टर्म आपको क्लियर रहेगा, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ देखिए, प्रोनाउन। अब इस शब्द को जरा तोड़ दीजिए, इसको अगर समझना है तो देखिए, प्रो और नाउन। प्रो जो वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है इन स्टीड ऑफ, और नाउन है यानी कि इन स्टीड ऑफ नाउन, यानी नाउन के स्थान पे। अब इसको देखिए, इसका डिफिनीशन, अ प्रोनाउन इज वर्ड यूज्ड इन स्टीड ऑफ ए नाउन, अर्थात
प्रोनाउन वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पे, नाउन के स्थान पे प्रयुक्त होता है। अब हम ऐसा क्यों करते हैं? एक्चुअली जब कभी हम कोई आर्टिकल लिखते हैं तो उसमें बार बार नाउन का रिपीटिशन होता है। अब बार बार नाउन का रिपीटिशन होता है, जब हम उसको लिखते हैं या पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा सा अटपटा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। और बार बार हम एक ही नाम को क्यों रटें, क्यों बार बार एक ही नाम को पुकारें? तो इसलिए हम जो पहला नाउन होता है उसको तो लिखते हैं, उसके बाद जो भी नाउन जहां प्रयोग हुआ है उसके जगह पे हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमारा जो आर्टिकल है, जो पैसेज है, वो देखने में भी खूबसूरत लगे और पढ़ने में भी अच्छा लगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, हमने कुछ सेंटेंस यहाँ पे लिखे हैं। क्या है? मोहन इज ए गुड बॉय, मोहन इज माई फ्रेंड, मोहन वर्क्स हार्ड, मोहन फादर हेल्प मी, आई लाइक मोहन। अब इसमें देखिए बार बार मोहन रिपीट हो रहा है। आपको अच्छा लग रहा है? नहीं अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पे मोहन यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है मोहन, यहाँ भी है। तो अब इसको बार बार जो ये वर्ड यूज हो रहा है, इसके रिपीटिशन से बचने के लिए इसके जगह पे हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। आप देखिए यहाँ पे, इसमें जैसा हमने बताया कि पहला जो नाउन है वो तो रहेगा ही। अब यहाँ पे मोहन की जगह पे हमने ही का प्रयोग किया है। फिर यहाँ पे देखिए मोहन की जगह पे ही का प्रयोग कर लिया, और मोहन फादर तो हीज का प्रयोग कर लिया यहाँ पे, और यहाँ पे आई लाइक मोहन तो आई लाइक ही। यहाँ पे देखिए, अब ये देखिए जो प्रोनाउन है ये अलग अलग केस में है। इसको हम प्रोनाउन वाले सेक्शन में, जब हम प्रोनाउन का विधिवत अध्ययन करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि ये क्यों यहाँ पे हिज का प्रयोग हो रहा है, क्यों यहाँ ही का प्रयोग हो रहा है, क्यों यहाँ हिम का प्रयोग हो रहा है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, ये सब नाउन्स के जो पार्ट है, इसको हम नाउन वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। अब हम आते हैं वर्ब पे। वर्ब क्या है? क्रिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं। एक्चुअली a verb is a word that defines the action of noun and pronoun। अब देखिए, आप बचपन से, लोअर क्लास से ये डिफिनेशन पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्या पढ़ते आ रहे हैं? कि वर्ब वे शब्द होते हैं जो संज्ञा अथवा सर्वनाम द्वारा किए गए कार्यों का हमें बोध कराते हैं। अब हम इसको जरा एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए यहाँ सेंटेंस है, राम राइट्स लेटर। अब इसमें देखिए क्या कर रहा है डिफिनेशन, कि वर्ब वे शब्द होते हैं जो संज्ञा अथवा सर्वनाम द्वारा किए गए कार्यों का बोध कराते हैं। तो राम क्या कर रहा है? पत्र लिखता है ना, यहाँ पे देखिए। तो अब राम के द्वारा किया गया कार्य लिखना हुआ, तो ये वर्ब हुआ। एक सेंटेंस और लेते हैं, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है। अब सूर्य का कौन सा कार्य कर रहा है? उगने का ना। तो यहाँ पे जो राइजेस जो शब्द है ये हमारा वर्ब है। लेकिन अभी देखिए यहाँ पे हम कुछ सेंटेंस और लेते हैं। यहाँ पे देखिए, राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। अब इसमें देखिए राम के द्वारा तो कोई कार्य हो ही नहीं रहा है। एक वाक्य और लेते हैं, द चेयर वॉज ब्रोकन, कुर्सी टूट गई थी। अब यहाँ पे देखिए, इसमें भी तो कोई कार्य नहीं हो रहा है। लेकिन इन दोनों सेंटेंस में, यहाँ पे देखिए एज और यहाँ पे वाज, ये दोनों जगह वर्ब का प्रयोग हुआ है। ये एक्चुअली ये पार्टिसिपल है ब्रोकन। तो इन दोनों सेंटेंस में देखिए यहाँ पे वर्ब का प्रयोग हुआ है। तो अब इस डिफिनीशन के अनुसार तो यहाँ पे ये वर्ब नहीं होने चाहिए। तो ये थोड़ा सा जो डिफिनीशन है जो हम बचपन से रटते आ रहे हैं, इसमें थोड़ा सा अधूरापन है। अब हम इसको यूं लिख दें कि वर्ब वे शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के बारे में हमें कुछ बताते हैं, हमें कुछ बताते हैं। यहाँ पे देखिए, यानी वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू से समथिंग अबाउट अ पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे यहाँ पे देखिए, अब राम के बारे में कुछ बताया जा रहा है कि राम क्या करता है? पत्र लिखता है। सूर्य के बारे में बताया जा रहा है कि सूर्य पूरब में उगता है। यहाँ पे देखिए राम के बारे में बताया जा रहा है कि राम एक अच्छा लड़का है। कुर्सी के बारे में बताया जा रहा है कि कुर्सी टूटी हुई थी। तो अब ये जो डिफिनीशन है ये कंप्लीट डिफिनीशन हुआ। एक्चुअली आप जब बचपन में पढ़ते हैं, लोअर क्लास से जब पढ़ते आ रहे हैं, तो उस समय आपका जो मस्तिष्क है ना, वो इतना मैच्योर नहीं रहता है कि इन सारी बारीकियों को आपको बताया जाए। जस्ट जस्ट आपका माइंड डेवलप होगा, उसी तरीके से हम हर चीज का, हर टर्म को गहराई से समझते हुए चलते हैं। तो जो लोअर क्लास में आपको बताया गया था वो आपके तत्कालीन बौद्धिक क्षमता के अनुसार बताया गया था। अब देखिए थोड़ा सा आपका लेवल ऊपर हो रहा है, तो इस तरीके से डिफिनेशन भी हम उसको इंक्रीज करते जा रहे हैं, थोड़ा सा और बेहतर तरीके से प्रस्तुत करते जा रहे हैं। तो ये हमारा वर्ब रहा। अब हम जरा देखते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी विशेषण। अब यार इस टर्म को तोड़ दीजिए, एड और जेक्टिव। एड में होता है जोड़ना, और जेक्टिव यानी कि नाउन। तो अब यहाँ पे देखिए वह शब्द जो नाउन और नाउन के स्थान पे प्रोनाउन प्रयोग होता है, तो उसमें कुछ जोड़ दे, यानी उसकी विशेषता बताए। देखिए यहाँ पे an adjective is a word or a clause used to qualify a noun or pronoun or provide some additional information about them। some additional information। देखिए आपने लोअर क्लास में पढ़ा है कि एडजेक्टिव यानी विशेषण वह शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, लेकिन हमने थोड़ा सा इसमें जोड़ दिया कि ये
इनके बारे में यानी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ हमने एग्जाम्पल लिया। पहले तो डिफिनेशन हो गया कि एडजेक्टिव वो शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है या नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये सेंटेंस है, ही इज रिच मैन, वो धनी व्यक्ति है। तो वो कैसा है, वो आदमी कैसा है, धनी है। तो इसके बारे में बता रहे, इसकी विशेषता बता रहे हैं। हम एक सेंटेंस में लेते हैं, सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ पे देखिए ये ब्यूटीफुल जो शब्द है ये किसके बारे में बता रहा है, लड़की के बारे में बता रहे हैं ना, ये लड़की कैसी है, खूबसूरत है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। हम एक सेंटेंस और लेते हैं, ही हैज अ रेड शर्ट, उसके पास लाल कलर की शर्ट है। शर्ट कैसी है, लाल कलर। तो ये जो रेड शब्द है ये हमारा क्या हुआ, यहाँ पे एडजेक्टिव हुआ। लेकिन आप इस सेंटेंस को जरा ध्यान से देखिए, आई हैव मेनी बुक्स, मेरे पास कई पुस्तकें हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो मेनी जो शब्द है ये है तो एडजेक्टिव, आप पढ़े भी हैं, लेकिन अब इस डिफिनीशन के हिसाब से तो नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पे जो हमने ये जोड़ दिया ना, प्रोवाइड सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट देम, तो अब नाउन के बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना, यानी कि किताब, आई हैव मेनी बुक्स, मेरे पास कई किताबें, कितनी किताबें, कई किताबें। तो बुक के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रहा है ना, यहाँ पे देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रहा है। इसलिए ये जो मेनी जो वर्ड है ये भी हमारा एडजेक्टिव। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? तो इस तरीके से हम अगर विधिवत अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे तो हमें जो चीज भी, जो भी टर्म हमको मिलेगा हमारे सामने, वो हम बेहतर तरीके से तो सीखेंगे ही सीखेंगे। हमारा आने वाला जो समय है उसमें हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे और हम एक बेहतर नॉलेज गेन कर पाएंगे। अब हम आते हैं एडवर्ब पे। देखिए यहाँ पे एडवर्ब, अब उसी तरीके से इस वर्ड को भी तोड़ दीजिए आप, एडवर्ब यानी कि जो वर्ब में कुछ जोड़ दे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये जो डिफिनेशन है आधी अधूरी है, अर्थात वह शब्द जो वर्ब की विशेषता बताए नहीं। एडवर्ब जो होता है क्रिया विशेषण केवल वर्ब की विशेषता नहीं बताता है, ये वर्ब की तो विशेषता बताता ही है, एडजेक्टिव की विशेषता भी बताता है। और न केवल एडजेक्टिव की विशेषता बताता है बल्कि ये खुद दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। अब इसको जरा हिंदी में समझ लेते हैं कि एडवर्ब वह शब्द या शब्दों का समूह जिसको हम क्लास कहते हैं, ये सेपरेट हम आपको अलग से बताएंगे, जो क्रिया की या फिर एडजेक्टिव की या फिर दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। देखिए यहाँ पे एडवर्ब वह शब्द है जो क्रिया यानी वर्ब की, एडजेक्टिव यानी विशेषण की और दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है या फिर उनके बारे में कुछ एडिशनल यानी अतिरिक्त सूचना या जानकारी हमें देता है। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसको देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, राम रन्स फास्ट, राम दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, फास्ट यानी कि तेज। आप इस एग्जाम्पल को भी देख लीजिए, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर हम आते हैं। राम रन्स फास्ट, ही इज अ वेरी गुड बॉय, राम रन्स वेरी फास्ट। अब इसमें हम इस डिफिनीशन के आधार पे हम ये पता लगाने की आज कोशिश करेंगे कि एडवर्ब कौन सा वर्ड है, इसमें कौन से शब्द एडवर्ब की श्रेणी में आएंगे। यहाँ पे देखिए राम रन्स फास्ट यानी कि राम दौड़ता है कैसे, तेज। तो ये जो फास्ट जो शब्द है ना, ये किसके बारे में बता रहा है, वर्ब के बारे में बता रहा है ना, तो ये एडवर्ब होगा। वैसे देखिए यहाँ पे राम नाउन हुआ, राम क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, यानी कि यहाँ पे आपका ये क्या हुआ, वर्ब हुआ और इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये एडवर्ब हुआ। देखिए यहाँ पे राम नाउन हो गया, रन्स जो है वर्ब हो गया और फास्ट एडवर्ब हो गया। तो अब वर्ब की विशेषता बता रहा है, एडवर्ब हो गया। अब दूसरे वाले वाक्य में देखिए, ही इज अ वेरी गुड बॉय। अब यहाँ पे देखिए ही आपका प्रोनाउन है, इज वर्ब है, ए जो डिटरमाइनर के अंतर्गत आर्टिकल कहलाता है वो है। अब यहाँ पे देखिए बॉय भी नाउन है। अब कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है, गुड। तो यहाँ पे देखिए गुड जो है इस लड़के के बारे में बता रहा है ना, एडजेक्टिव के बारे में, सॉरी बॉय यानी नाउन के बारे में बता रहा है, तो ये हमारा एडजेक्टिव हुआ। और कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है ना, तो वेरी जो हमारा है इस एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है ना, तो इसलिए हमारा एडवर्ब हुआ। तो यहाँ पे देखिए गुड जो हुआ एडजेक्टिव, वेरी जो हुआ एडवर्ब हो गया और ही प्रोनाउन हो गया, बॉय हमारा नाउन हो गया। अब हम इसमें देख लेते हैं, राम रन्स वेरी फास्ट, राम बहुत तेज दौड़ता है। अभी आप ऊपर वाले सेंटेंस में देखिए, राम हमने बताया था नाउन है और रन्स जो है आपका वर्ब है, फास्ट के बारे में बताया था हमने कि एडवर्ब है, लेकिन इसके फास्ट के में वेरी शब्द भी आ गया। राम तेज दौड़ता, कितना तेज दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है, यानी कि वेरी जो है इस एडवर्ब की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे देखिए फास्ट और वेरी दोनों एडवर्ब हो गए। तो इस डिफिनीशन के अनुसार देखिए पहले वाले सेंटेंस में फास्ट आपका एडवर्ब हुआ, दूसरे वाले में वेरी आपका एडवर्ब हुआ।
और तीसरे में देखिए वेरी और फास्ट दोनों एडवर्ब हुए। तो हो गया ना, वर्ब की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है और खुद दूसरे एडवर्ब की विशेषता बता रहा है। तो ये है हमारा एडवर्ब। अब हम आते हैं नेक्स्ट उस पे, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, दैट इज प्रीपोजिशन। अब जरा इसको थोड़ी, प्रीपोजिशन हमने इसको थोड़ा सा खींच दिया। प्रीनेस होता है पहले और पोजीशन माना होता है स्थिति अर्थात नाउन, और नाउन का मतलब प्रोनाउन भी हो गया, अर्थात वह शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग किया जाए। यानी कि अ प्रीपोजिशन इज ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज जनरली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू एक्सप्रेस इट्स रिलेशन विद अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अर्थात प्रीपोजिशन वह शब्द है या शब्दों का समूह है, शब्दों का समूह। एक्चुअली सिंगल वर्ड होता है तो प्रीपोजिशन हो गया। अगर कई शब्द मिल करके जब प्रीपोजिशन का काम करते हैं तो उसको हम शब्दों का समूह कहते हैं, ठीक है। ये इसको हम प्रीपोजिशन के अंतर्गत आपको बताएंगे। तो अब प्रीपोजिशन वह शब्द या शब्दों का समूह है जो किसी नाउन या प्रोनाउन अथवा वाक्य के दूसरे शब्दों के बीच संबंध को दर्शाता है। यानी कि प्रीपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर के उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के दूसरे अन्य जो शब्द है ना उनके बीच में स्थापित करता है। आमतौर पे इसे नाउन या प्रोनाउन के पहले सिद्ध किया जाता है, आमतौर पे, लेकिन कभी कभी इसको वाक्य के अंत में भी प्रयोग किया जाता है। कब किया जाता है अभी हम आपको बताते हैं। अब इसको पहले हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे देखिए सेंटेंस नंबर 1 देखिए, द कैट इज अंडर द टेबल। और सेंटेंस लेते हैं, द कैट रन आफ्टर द माउस। और सेंटेंस लेते हैं, इन स्पाइट ऑफ माई हेल्प ही कुड नॉट पास। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट आर यू लुकिंग एट। और एक सेंटेंस और ले लिया हमने, होम डू यू वांट टू कम। अब इस जो सेंटेंस है, एग्जाम्पल्स हैं, इनके थ्रू हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इसमें ये जो डेफिनेशन जो है इसके आधार पे कौन सा शब्द प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पे देखिए पहले सेंटेंस में द कैट इज अंडर द टेबल, यानी कि अब यहाँ पे टेबल क्या है, नाउन है ना, तो इसके पहले अंडर शब्द आया और ये जो शब्द है इस टेबल का संबंध किससे बता रहा है, कैट यानी बिल्ली से। तो ये हमारा प्रीपोजिशन हो गया। इसी तरीके से इसमें देखिए आफ्टर जो शब्द है ये इस नाउन के पहले आ रहा है और इस नाउन का संबंध वाक्य के अन्य जो वर्ड्स हैं उनके साथ स्थापित कर रहा है, दर्शा रहा है। तो ये हमारा प्रीपोजिशन हो गया। सेंटेंस नंबर 3 में देखिए, इन स्पाइट ऑफ माई हेल्प ही कुड नॉट पास। अब यहाँ पे देखिए इन स्पाइट ऑफ, ये जो 3 शब्द हैं इन स्पाइट ऑफ, देखिए ये मिल करके प्रीपोजिशन का काम कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है ना कि शब्दों का समूह, ठीक है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्लियर हो। तो यहाँ पे देखिए इन स्पाइट ऑफ माई हेल्प मेरी मदद, यानी कि नाउन हो गया कि पहले आ रहा है और इसका संबंध किससे बता रहा है, ही कुड नॉट पास, यानी कि मेरी मदद के बावजूद वो पास नहीं हो सका, उत्तीर्ण नहीं हो सका। अब यहाँ सेंटेंस नंबर 4 में देखिए, व्हाट आर यू लुकिंग एट, तुम क्या देख रहे हो। एक्चुअली जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से वाक्य की स्टार्टिंग होती है ना तो वहां पे प्रीपोजिशन लास्ट में, नाउन के पहले लिखा जाता है, बाद में लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए व्हाट आर यू लुकिंग एट, यहाँ पे एट लास्ट में प्रयोग किया गया है। इसी तरीके से होम डू यू वांट टू कॉल यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो इस वाले वाक्य में इन स्पाइट हो गया, यहाँ एट हो गया, यहाँ पे टू हो गया। तो इन दिए गए वाक्यों में हमने पता लगा लिया कि प्रीपोजिशन कौन कौन से वर्ड है। अब हम आते हैं कंजक्शन पे। कंजक्शन मतलब होता है संयोजक जोड़ना, यानी कि ऐसा शब्द जो दो शब्दों को जोड़े या दो वाक्यों को जोड़ दे या दो क्लास यानी उपवाक्यों को जोड़ दे। इसको डेफिनेशन के रूप में देखिए क्या है, अ कंजक्शन इज ए वर्ड आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड टू ज्वाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर सेंटेंस। अर्थात प्रीपोजिशन सॉरी कंजक्शन वे शब्द होते हैं या शब्दों के समूह होते हैं जो शब्दों को या वाक्यों को जोड़ देते हैं। इससे क्या होता है कि वाक्य हमारा छोटा होता है और भी बिना अर्थ बदले, तो वाक्य की खूबसूरती भी बढ़ जाती है। अब हम इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए एक वाक्य हमने लिख दिया, राहुल इज योर फ्रेंड। अब हम एक सेंटेंस और लिख देते हैं, श्याम इज योर फ्रेंड। दोनों वाक्य में देखिए यहाँ पे राहुल इज योर फ्रेंड, ये इज योर फ्रेंड, और इस वाले वाक्य में सेकेंड वाक्य में इज योर फ्रेंड, ये दोनों कॉमन है। तो जब कॉमन है तो हम बार बार क्यों लिखें, तो इसके जगह पे हम ये जो नाउन है इसको एंड से जोड़ दिए, राहुल एंड श्याम आर योर फ्रेंड। देखिए यहाँ पे तो ये जो एंड जो शब्द है ना ये हमारा कंजक्शन है, क्योंकि इन दोनों शब्दों को जोड़ दिया हमें। अच्छा इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, राहुल
एज वेल एज श्याम इज योर फ्रेंड। देखिए यहाँ पे एज वेल एज के थ्रू भी जोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि ऊपर वाले वाक्य में जब हम एंड से नाउन को जोड़े हैं तो वर्ब के रूप में आर का प्रयोग किए हैं, और यहाँ पे एज और एज वेल एज के थ्रू हमने जोड़ा तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यानी जो वर्ब है यहाँ पे ये हमने सिंगुलर प्रयोग किया। क्यों ऐसी स्थिति है, इसको जब हम कंजक्शन को विस्तृत रूप में पढ़ाएंगे आने वाले अपकमिंग लेक्चर में तो हम आपको वहां भी क्लियर कर देंगे। अभी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, अभी आप इतना समझ लीजिए। अब हम इसको और एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। ही ट्राइड इट डिड नॉट सक्सीड, यानी कि देखिए यहाँ पे वो कोशिश किया वो सफल नहीं हो सका। तो अब इन दोनों वाक्यों को हम जोड़े हैं तो क्या हो जाएगा, ही ट्राइड बट डिड नॉट सक्सीड। अब यहाँ पे देखिए ही दोनों में कॉमन है ना, हम बार बार क्यों लिखे, हम लिख दिया ही ट्राइड बट डिड नॉट सक्सीड। तो इसमें जो बट जो वर्ड है ना इन दोनों वाक्यों को जोड़ दिया तो ये कहलाएगा कंजक्शन। अब हम तो इस तरीके से कंजक्शन को भी समझ लिए। अब हम आते हैं इंटरजेक्शन पे। ये इंटरजेक्शन यानी विस्मयादिबोधक, विस्मय नाम से यह स्पष्ट है, विस्मय। अब देखिए यहाँ पे इंटरजेक्शन आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग और इमोशंस दैट ओरिजिनेट ड्यू टू सडन जॉय, ग्रीफ, सरप्राइज एक्सेट्रा। सच वर्ड्स आर फ्रेज आर फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क। आप इसको देख लीजिए, अचानक हुई किसी घटना से मन की भावनाओं को व्यक्त होना, जैसे खुशी या दुख को प्रकट करना आदि, ये इंटरजेक्शन कहलाता है। इसमें वाक्य के अंत में हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगाते हैं, ये जो चिन्ह है इसको लगाते हैं। एक्चुअली इंटरजेक्शन क्या है आप अपनी भाषा में समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आप रोड पे जा रहे हैं, आपके सामने अचानक कोई घटना घट गई तो आप ऐसे कहते हैं ओह ये क्या हुआ, तो आपने कभी सोचा नहीं था कि आपके मुंह से ओह निकलेगा। ये अचानक मन की जो तीव्र भावनाएं हैं घटना को देख करके तुरंत प्रकट करते हैं। तो जो मन की जो भावना अचानक एक्सप्रेस होती है घटना को देख करके तो उसी को तो हम इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे अब मान लीजिए हम सेंटेंस के थ्रू समझते हैं, हुर्रा डैडी हैज कम। जब आपके पापा बाहर से घर पे आते हैं तो आपको कितनी खुशी होती है, आप कहते हैं अरे पापा आ गए, दौड़ के आप चाहते हैं पापा शायद कुछ लेके भी आए होंगे। तो यहाँ पे देखिए आपने कभी सोचा नहीं था कि पिताजी आएंगे तो हम हुर्रा बोलेंगे, ये अचानक आपके मुंह से निकल गया। मान लीजिए एक सेंटेंस और देखिए, एलास माय ग्रैंडफादर इज नो मोर। कोई घटना घट गई, दादा जी नहीं गए, तो आप कहते हैं अरे ओ एलास दादा नहीं गए। तो अब आपने एलास का प्रयोग पहले से नहीं सोचा था, ये अचानक आपके मन में ठीक है व्यक्त हुआ। तो इस तरीके से ऐसे शब्द जो मन की भावनाओं को व्यक्त करते हैं उनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। अब जैसे आप देखिए वाओ व्हाट ए प्रिटी गर्ल, आप कहीं जा रहे हैं खूबसूरत लड़की दिख जाए, आप तो कहते हैं अरे कितनी खूबसूरत लड़की, कितनी खूबसूरत बच्ची है। तो यहाँ पे देखिए वाओ शब्द जो है अचानक आपके मुंह से आया तो इसलिए यहाँ पे एक इंटरजेक्शन होगा। तो ये रहा। अब हम आपको एक ऐसा वाक्य बताते हैं जिसमें सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। जैसे यहाँ देखिए, wow, Kohli and his teammate Rohit are the only good players with the highest scores in the match। अब इन ये जो सेंटेंस है इसमें सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है और यहाँ तक हमने डिटरमाइनर यानी आर्टिकल को भी प्रयोग किया है। तो इस तरीके से हमने पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है एक इंट्रोडक्शन के तौर पे पूरी तरीके से समझ लिया, और जाते जाते मैंने आपको एक सेंटेंस सिंगल सेंटेंस के माध्यम से ये सारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको भी दर्शा दिया जिससे कि आप बेहतर तरीके से समझ सकें। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आगे हम अपकमिंग लेक्चर में ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसको सेपरेटली अलग से डिफाइन करेंगे।